हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय सेल्फ प्रवीण पांडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स। अगर मैं बात करूंगा गेट की, ईएससी की, या फिर जो एसएससी जेई की, या फिर कोई भी आपके स्टेट का ए का एग्जाम होगा, पीएसयूज के एग्जाम होंगे, मशीन्स आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। इसके बिना आप किसी सब्जेक्ट को स्टडी कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से हो रही है। जहां पर जनरेशन होता है वहां पर आपका जो है इलेक्ट्रिक मशीन ही होता है। बेसिकली वो क्या होता है, सिंक्रोनस जनरेटर होता है जो आपका जो जनरेट करता है, एसी जनरेट करता है। अगर डीसी की बारे में बात करें तो डीसी जनरेटर होता है। तो जनरेटर जो है वो हम लोग जो कहां पढ़ रहे हैं, मशीन में पढ़ रहे हैं। तो जब हमारा जनरेशन हो जाता है उसके बाद हम लोग जाते हैं ट्रांसमिशन पे, उसके बाद हम लोग जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वो सब हम लोग जो पार्ट किस में पढ़ते हैं, पावर सिस्टम में पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है, मशीन के बाद आता है पावर सिस्टम। अब पावर सिस्टम के बाद आपका क्या आएगा, सर्किट्स आएंगे, क्योंकि आपके जो है सर्किट्स कैसे डिजाइन हो रहा है, वहां पर करंट क्या फ्लो हो रही है। तो वो सब चीजें हम लोग किसमें पढ़ते हैं, नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि भाई करंट कितनी फ्लो हो रही है, या फिर जो वोल्टेज कितना यहां पर जो है आ रहा है। तो वो सब आपका पार्ट किसमें आता है, मेजरमेंट में आता है। एनालॉग सर्किट्स होते हैं। तो सब कुछ आपका डिपेंड कहां पे कर रहा है, जनरेशन पे। जब तक आपका जनरेशन नहीं होगा तब तक हम लोग आगे के बारे में बात नहीं करते हैं। तो देखिए, मशीन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसको आप जितना ज्यादा फील करेंगे उतना ज्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, मैं यहां पर सारे मशीन्स को, चाहे वो डीसी हो, चाहे एसी मशीन्स हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मर्स ही क्यों ना हो, मैं सारे मशीन्स को यहां पर आपके सामने खोल करके रख दूंगा और दिखाऊंगा कि हाँ, यहां पर ये आपका वर्किंग कैसे हो रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, या फिर इसके एप्लीकेशंस क्या है। वो सब चीजें मैं आपके सामने खोल करके दिखा दूंगा बेसिकली यहाँ पे। देखिए, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपका प्रैक्टिकल भी है और मुझे जो थ्योरेटिकल नॉलेज भी है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, यहाँ पर जो वर्किंग कैसे है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डीसी मशीन्स की, तो अगर आपको पता हो तो बीएचईएल जो होती है वो आपका जो है मिनिमम जो आपकी डीसी मशीन जो बनाती है वो 770 वोल्ट की बनाती है, 770 वोल्ट डीसी की। और जो आपकी हाई वोल्टेज में आती है वो तो आपके जो है किलो वोल्ट में भी जाती है। इसका मतलब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर जो हम लोग जो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें मैं अपने सामने देखा हूं कि यहाँ पर मशीन्स आपकी जो कैसे बनती है, वर्किंग कैसे होता है, वाइंडिंग्स कैसे यहाँ पर लगाई जाती है, वो सब चीजें मैं आपको जो है प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। पूरी मशीन को फील कराऊंगा कि यहाँ पर जो मशीन कैसे हो रही है और वर्क कैसे करी। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये जो मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, ये बेसिकली मैं इसको जो 2 पार्ट में डिजाइन कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट जो होगा, मतलब पार्ट का मतलब क्या है, एक जो मेरा होगा वो आपका एसएससी जेई के लिए होगा। अब एसएससी जेई के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो इसके अंदर होंगे, और साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो आ सकते हैं वो सब चीजें इसके अंडर में आएंगी। सेकेंड जो मेरा पार्ट होगा वो मेरा होगा गेट और ईएससी के लिए। गेट और ईएससी वाले में गेट वाले क्वेश्चंस भी होंगे और ईएससी वाले क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड होंगे। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पर कोई भी चीजें स्किप नहीं करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट डे का जो पैटर्न है वो ये है कि यहां पर आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि यहां पर एग्जाम में लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग किसी भी टॉपिक को मिस करते हैं, इट मीन्स दैट वी विल लूज सम मार्क्स। अगर मान लीजिए 1 मार्क्स भी एग्जाम में अगर जो लूज हो रहा है तो मे बी वो आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। इस वजह से इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। सारे टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहां पर डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। प्रैक्टिकल जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिएगा, एसएससी जेई जो अगर हम लोग जो फोकस कर रहे हैं, तो ये जो आपका एसएससी जेई होगा या आपका जेई लेवल का कोई भी एग्जाम होगा, वो सारे में आपको इसको आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस को आप यहां वाले को फॉलो कर सकते हैं। गेट और ईएससी वाले का मेरा अलग से पैटर्न है, वो मैं आपको जो है बताऊंगा कि कैसे यहां पर हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, एसएससी जेई वाले में थ्योरी तो आपकी जो पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट होगा। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबका डिटेल्ड एनालिसिस होगा। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद इस वाले में हमारे पास क्या रहेगा, क्विज भी रहेंगे, और साथ साथ में यहां पर हमारे पास नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे।
ठीक है, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो नोट्स मिल जाएंगे, वो बात कंफर्म है, ठीक है। तो क्विज हो गया, नोट्स हो गया, और यहां पर टेस्ट भी इंक्लूड होगा, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास जो है टेस्ट भी इंक्लूड होगा, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस भी मैं यहां पर इंक्लूड करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगर हम जो बात करते हैं तो हम यहां पर देखेंगे गेट या फिर ईएससी के लिए। तो गेट या फिर ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो जो भी प्रीवियस ईयर आपके जो गेट क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि गेट आपका जो वन ऑफ द मोस्ट अच्छा एग्जाम है, क्योंकि आपको पता है इससे आपको जो है अच्छे जॉब मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर के जॉब होते हैं, और कोई भी जॉब बेकार नहीं होता है। मैं किसी भी जॉब को कभी कंपेयर नहीं करता हूं, डिपेंड करता है कि आप कहां पर हैं और आप अपने काम को कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जॉब सारी अच्छी होती है, कोई भी जॉब बेकार नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस ईयर यहां पर हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद इसमें हमारे पास और क्या होगा, पूरा थ्योरी पोर्शन इंक्लूड होगा, सारे टॉपिक्स, ठीक है ना, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर गेट के और ईएससी के, इसके बाद यहां पर भी आपको जो है नोट्स मिलेंगे, और इसके बाद यहां पर क्विज होगा, हर चैप्टर वाइज को यहां पर चैप्टर वाइज क्विज होगा। और एक बात और समझिएगा कि मैं यहां पर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करवाऊंगा। इसका मतलब क्या है, अगर मेरा एक टॉपिक भी कंप्लीट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं वहां पर जो आपको दिखाऊंगा और करवाऊंगा, और देखिएगा आपसे क्वेश्चंस कितनी जल्दी और कितने इजी वे में हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नोट्स होगा, यहां पर आपके पास क्विज होंगे, और यहां पर भी आपके पास टेस्ट इंक्लूड होगा, ठीक है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स है जो हम लोग इस तरह से हम लोग जो डील करने वाले हैं। चैप्टर वाइज अगर हम लोग जो यहां पे देखते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल मशीन आपके पास 4 चैप्टर्स में डिवाइड होती है। किसमें किसमें, ट्रांसफार्मर हो गया, इंडक्शन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, और डीसी मशीन हो गई। सबसे पहले एक बात और समझिएगा कि ये सब्जेक्ट को हम मतलब मैं कैसे डील करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको मैग्नेटिक सर्किट का कुछ स्टार्टिंग पोर्शन इसमें बताऊंगा, लेकिन मैं मैग्नेटिक पोर्शन का स्टार्टिंग वाला टॉपिक्स मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इन केस ऑफ द नेटवर्क थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल। अगर आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं, बट फिर भी मैं कुछ यहां पर भी उसका ओवरव्यू स्टार्टिंग में दूंगा, ठीक है। बिकॉज विदाउट मैग्नेटिक सर्किट वी कैन नॉट स्टडी द मशीन्स, because it is all the machines are based on the magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करती है, या फिर कंडक्टर्स का मैग्नेटिक फील्ड बिहेवियर कैसा होता है, तो अगर आपको पता होगा तभी आप उसको डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे या फिर ज्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे। अब इसके बाद देखता हूं तो हमारे पास यहां पर क्या रहेगा, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डीसी से। बट ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर मैं बात करता हूं तो हम लोग यहां पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कोर कैसे हम लोग यहां पर जो डिजाइन करते हैं, कोर की मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो कितना रखते हैं, या फिर उसको हम लोग जो कट कैसे करते हैं, मतलब जो है उसमें लैमिनेशंस क्या होते हैं और क्यों करते हैं, वो सब चीजें हम लोग जो है इसके कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें हम लोग जो देखेंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास इसका जो है टेस्ट आएगा। अब टेस्ट में हमारे पास जो है क्या क्या रहेगा, टेस्ट का मतलब जो है ओपन सर्किट टेस्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हो गया, और यहां पर जो भी आपके टेस्ट हो सकते हैं वो सारे टेस्ट हम लोग यहां पर इंक्लूड करेंगे। मतलब क्या है, ओसी, एससी, ये सब चीजें भी इसके अंदर आती हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, यहां पर टेस्ट हम लोग जो है देखेंगे ओपन सर्किट टेस्ट या फिर जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी पे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी भी हम लोग को यहां पर जो है देखना है। अब देखिए एफिशिएंसी में ही आपका जो यहां पर आपका क्वेश्चन बनता है कि आप किस कंडीशन पे हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, तो वो सारी चीजें यहां इसके अंदर आती हैं। और ये एफिशिएंसी वाले पार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस आपको जो है जेईई में या फिर स्टेट के एई में भी जो है मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको ये भी टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से कवर करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा फोर्थ जो हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो क्या है, आपका पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ठीक है ना। पैरेलल ऑपरेशन को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, और पैरेलल ऑपरेशन की सिर्फ कंडीशंस जो होती हैं वो आपका जो है जेईई में या फिर स्टेट में एई में जो पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा यहां पर डेप्थ ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं फॉर द जेईई पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर इक्वेशन जो होती है उसमें जो पूछ लिया जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर में लोड शेयरिंग कैसे होती है। तो वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर जो डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, यहां पर स्कॉट कनेक्शन
और वीवी कनेक्शन, वो सारी चीजें हम लोग इसके साथ इसके अंदर देखेंगे। एक बार देखिएगा, कोई टॉपिक जो है मिस नहीं करना है, सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम में जो आया है वो भी देखना और जो आ सकता है वो भी देखना है, ठीक है। लास्ट में हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अच्छा इसमें इसके साथ साथ इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन वो भी इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज रेगुलेशन में ही आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है वो हमारा मैग्नेटिक इनरश होता है। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इनरश बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत लोग इसको जो है छोड़ देते हैं, बट मैं बहुत अच्छी तरीके से इसको जो बताऊंगा कि हार्मोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं या फिर वो क्या इफेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स में, सारे हार्मोनिक्स का क्या क्या इफेक्ट आता है, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हार्मोनिक्स आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन केस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स एज वेल एज इन केस ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल्सो। मैंने अगर आप जो मेरे से पावर ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आगे भी पढ़ेंगे, तो पावर ट्रॉनिक्स में भी आपको पता होना चाहिए कि हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं किसी भी वर्किंग पे बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारे डीसी मशीन के बारे में बात करते हैं। तो डीसी मशीन बेसिकली आपका जो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ डीसी मोटर एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द डीसी जनरेटर। अब देखिएगा, इसमें क्या है, आपको जो है मोटर भी पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको यहां पर जनरेटर भी पढ़ना है। बट अगर मैं बात करूं कि आपको ज्यादा किसको प्रेफर करना है, तो ध्यान रखिएगा मोटर को ज्यादा प्रेफर करना है, जनरेटर थोड़ा सा कम आता है, बट हाँ क्वेश्चंस दोनों से आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड, वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे जितने भी आपके मोटर्स होंगे या फिर जनरेटर्स होंगे, उनका कंस्ट्रक्शन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं इन केस ऑफ द जेईई एग्जाम, और या फिर स्टेट का जो भी एई होता है उसमें भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर वाले जो एग्जाम तो होते हैं उसको भी जो है ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेक्टर में भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप यहां से पूरी तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा फॉर द जेईई एस्पिरेंट्स, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारे पास यहां पर क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर देखिएगा एप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल द एग्जाम्स, ठीक है। एप्लीकेशंस आपके जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक बात ध्यान रखिएगा, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ आपके जो है यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए ईएमएफ इक्वेशन से आप लगभग हर साल क्वेश्चन देख लेंगे कि ईएमएफ इक्वेशन से या फिर स्पीड और ईएमएफ के बीच में, फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में जो आपके रिलेशंस होते हैं, उससे कई बार गेट में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब चीजें हम लोग जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक बात और ध्यान रखिएगा, मेरे दोनों वीडियोस जो बनेंगे, मतलब क्या है, एक मैं बनाऊंगा एसएससी जेईई के लिए और एक मतलब जेईई लेवल एग्जाम्स के लिए, और एक में मेरा पूरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ गेट और ईएससी पे। तो गेट और ईएससी वाला अगर आप जो लेते हैं तो गेट और ईएससी में आपको जो है बहुत फायदा होगा, उसमें जेईई लेवल भी पूरा जो है कवर्ड होगा, लेकिन जो जेईई का होगा वो एक्सक्लूसिव फॉर द जेईई होगा, उसमें सिर्फ जेईई लेवल वाले एग्जाम्स पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। इसके बाद यहां पर स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। स्पीड कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर स्पीड कंट्रोल का टेस्टिंग होती है। डीसी मशीन्स की टेस्टिंग भी हम लोग जो है करते हैं कि बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हम लोग जो फुल लोड पे ही उसको ऑपरेट करेंगे, फुल लोड पे उसमें कितने लॉसेस होंगे वो सब चीजें हम लोग पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब एक बात और समझिएगा, इसके साथ साथ इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है सर, आर्मेचर रिएक्शन है। आर्मेचर रिएक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी मशीन में। आर्मेचर रिएक्शन का जो रोल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको वो अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे तो वो भी नहीं होंगे, ठीक है। उसमें बेसिकली कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना आपका जो है ये मतलब क्रॉस मैग्नेटाइजेशन या फिर जो डीमैग्नेटाइजेशन कैसे हो रहा है, कितना उसमें जो इफेक्ट आएगा, कितने एंगल पे इफेक्ट आ रहा है, वो सब चीजें भी उसके अंदर आती हैं। तो इसलिए आर्मेचर रिएक्शन भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डील करेंगे। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द कम्यूटेशन। बिना कम्यूटेशन के आप जो डीसी को एसी में या फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कम्यूटेशन, तो कम्यूटेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, और यहीं पर एक टर्म आता है मैकेनिकल रेक्टिफायर। डीसी मशीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज द मैकेनिकल रेक्टिफायर। तो वो सब चीजें भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है, तो ये हमारा जो है डीसी का पूरा ओवरव्यू है कि हम लोग जो डीसी मशीन कैसे पढ़ रहे हैं। और एक बात समझिएगा, मैं स्टार्ट करूंगा डीसी मशीन से ही। डीसी मशीन से आपका क्या होता है, एक बार आपको जो समझ में आ जाती चीजें थोड़ा सा सिंपल है बाकी और के कंपैरिजन में, इसीलिए मैं जो डीसी को पहले स्टार्ट करूंगा और डीसी खत्म होने के बाद आई विल गो विद द ट्रांसफॉर्मर्स, देन वी विल गो विद द इंडक्शन मशीन एंड देन फॉर द सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं क्योंकि उस थोड़ा सा मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड होता है, फिर फेजर्स ज्यादा होते हैं, तो हार्ड नहीं बोलूंगा लेकिन उसमें आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। और फेजर्स मैंने बता रखा है कि अगर आपका नेटवर्क थ्योरी में फेजर क्लियर है तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है, और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंडक्शन मशीन है। अब इंडक्शन मशीन में देखिएगा हमारे पास यहाँ पर 3 फेज होता है और सिंगल फेज, दोनों ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके घर में सबसे ज्यादा सिंगल फेज इंडक्शन मशीन यूज होती हैं, वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास 2 होता है, एक मोटर है और एक आपके पास क्या है, जनरेटर है। तो जनरेटर और मोटर में आपको ज्यादा फोकस किसको करना है, मोटर को ज्यादा फोकस करना है। जनरेटर 3 फेज इंडक्शन जनरेटर बेसिकली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपको उसको भी थोड़ा सा मैं उसका भी जो है व्यू दूंगा कि बेसिकली 3 फेज इंडक्शन जनरेटर हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है बेसिकली रिएक्टिव पावर लेता है, लेकिन जनरेटर का काम क्या होता है, रिएक्टिव एक्टिव और रिएक्टिव दोनों पावर देना, लेकिन क्योंकि वो पावर ले रहा है इसीलिए इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और वैसे भी मैं इसका आपको कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग भी बताऊंगा, इसलिए कोई टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो जनरेटर मोटर में आपको मोटर को ज्यादा यहां पर पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो 3 फेज और सिंगल फेज दोनों को ही स्टडी करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहां पर, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहां पर कैसे यहां पर जो वेरिएशन होता है इस स्लिप के साथ, स्लिप क्या होता है बेसिकली, वो सब चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस करें। स्लिप पे तो हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा गया, चाहे गेट की बात की जाए या फिर आपके जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं तो, ठीक है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसके बाद हम लोग का यहां पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, पावर इक्वेशंस। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो भी आपके पास पावर इक्वेशंस है, पावर हो गया, टॉर्क हो गया और देन स्लिप हो गया, ये सब चीजों के जितने भी आपके इक्वेशंस हैं वो सब चीजें हम लोग यहां पर पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस में कितना वेरिएशन करते हैं कि आपका जो है स्टार्टिंग टॉर्क में क्या फर्क पड़ रहा है, वो सब चीजें हम लोग यहां पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें ही आप इसके बाद इसका जो है टेस्टिंग आता है, तो टेस्टिंग भी हम लोग इसको जो है देख लेंगे। और यहां पर ब्रेकिंग भी होता है। अच्छा, ब्रेकिंग आपकी डीसी में भी है तो वो भी हम जो है ध्यान में रखेंगे। तो ब्रेकिंग हो चुका है। ब्रेकिंग इसकी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो आपकी ब्रेकिंग होती है आपकी जो डीसी की होती है, इसीलिए डीसी को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं वो जगह पे जहां पे आपको जो है बार बार उसको ऑन ऑफ करना पड़ रहा है या फिर स्पीड कंट्रोल ज्यादा वो करना पड़ रहा है। स्पीड कंट्रोल ज्यादा इफेक्टिव होता है इन केस ऑफ द डीसी, ठीक है ना। वो एसी में उतना अच्छा स्पीड कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते हैं। रीजंस बताऊंगा, बहुत सारे रीजंस है और बहुत मजा आएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इंडक्शन मशीन में हम लोग ये सारे टॉपिक्स देखेंगे 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स, ये तो बस मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन में हमारे पास क्या है, यहां पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, मोटर और जनरेटर। अब सिंक्रोनस में हम लोग मोटर को ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, मैक्सिमम हम लोग क्या फोकस करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। और सिंक्रोनस जनरेटर इज आल्सो कॉल्ड एज द एसी जनरेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी जनरेटर बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर भी हम लोग इसी को बोलते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। पावर कैसे जनरेट हो रही है, वोल्टेज कैसे आ रही, करंट कैसे फ्लो हो रही है, वो सब चीजें इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इफेक्ट क्या होता है, यहां पर फील्ड कैसे बनती है, फ्लक्स कैसे बनता है, घूमता कैसे है, और हम लोग यहां पर जो प्राइम मूवर क्या देते हैं, वो सब चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा जनरेटर को ज्यादा फोकस करना है और जनरेटर ही ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वी कर्व्स है, ठीक है। वी कर्व्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। लगभग हर साल आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। कंस्ट्रक्शन तो हर मशीन का पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से लगभग क्वेश्चन हर साल जो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व, ठीक है ना, वी कर्व्स, ये भी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा,
इन केस ऑफ द इंडक्शन में आपका जो सर्कल डायग्राम भी होता है, सर्कल डायग्राम भी मैं पढ़ाऊंगा। इन केस ऑफ द गेट और ईएससी में सर्कल डायग्राम भी पूछा जाता है, तो वहां पर उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट फॉर द जेई एग्जाम वो आपका नहीं पूछा जाता है, तो मैं जेई वाले में उसको जो है नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, तो वीकर हो गया, इन्वर्टेड व्हीकल्स हो गए हैं। इसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसके ये आपका वीकर, इन्वर्टेड वीकर, देन आपका यहां पर इसके बाद हमारा आता है कि अगर मान लीजिए हम लोग जो वेरिएशन करते हैं किसका, क्या कहते हैं, अगर हम लोग वेरिएशन करते हैं फील्ड का मतलब क्या, एक्साइटेशन को जो वेरी कर रहे हैं, तो आर्मेचर करंट पे क्या फर्क पड़ा है, बेसिकली वही आपका क्या होता है, वीकर होता है। लेकिन उससे भी बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वो भी हम लोग यहां पर जो डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरे पास है, वोल्टेज रेगुलेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां पर सारे मेथड्स जितने भी हो सकते हैं वो यहां पर आएंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, वोल्टेज रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन केस ऑफ द सिंक्रोनस मशीन्स। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग यहां पर जो है देखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन यहां पर सारे टॉपिक को मैं जो डिस्कस करूंगा, कोई भी सिंगल टॉपिक मैं आपको मिस नहीं करूंगा, सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा भी क्या क्या होने वाला है। तो नोट्स भी आपको मिलेंगे, तो मैंने बताया कि नोट्स मिल जाएंगे तो आपका काम आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया, लिखने की जरूरत आपको जो है नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है सारे टॉपिक्स जो है हमारे पास कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कितना वेटेज होता है एग्जाम में। अगर हम लोग जो जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन का वेटेज क्या है। ठीक है ना, बाकी एग्जाम्स में हर एग्जाम्स में मशीन का वेटेज क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू की, तो गेट में यहाँ पर इसका वेटेज कितना होता है, लगभग 10 से 12 मार्क्स, इससे ज्यादा भी होता है और इसी के आसपास लगभग हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें से भी आपका फिक्स है कि ट्रांसफार्मर का एक क्वेश्चन, डीसी का एक क्वेश्चन, आपका इंडक्शन का एक कभी कभी पूछा था और कभी कभी इंडक्शन का 2 भी पूछा गया है, ऐसी बात नहीं है। सिंक्रोनस का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो लगभग 3 से 4 या फिर 5 क्वेश्चन भी आपको जो देखने को मिल जाते हैं और कई बार ऐसा भी हुआ है इससे 12 मार्क्स से भी ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे गेट में यह बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ईएससी में अगर हम जो बात करते हैं तो यहाँ पे 10 से 12% या फिर 10 to 15% ये आपका जो है वेटेज रखता है। किसी भी पब्लिक सेक्टर का अगर आप एग्जाम देते हैं, जैसे अभी एनएलसी का फॉर्म आया है या फिर कोल इंडिया का आया था, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि कम से कम 15% ये वेटेज रखता है। ठीक है ना, एसएससी जेई में भी आपका जो है ये 15% लगभग वेटेज रखता है, 15 मार्क्स का लगभग आता है एसएससी जेई में भी आउट ऑफ 100। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं सारे एग्जाम को देखते हुए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग कैसे करने वाले। सबसे पहले मैं आपको जो है सर्किट के बारे में, मतलब मैग्नेटिक सर्किट के बारे में स्टार्टिंग में थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मैग्नेटिक सर्किट के बारे में आपको नहीं पता है तो वो आपको जो है दिक्कत करेगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है, या फिर वहां पर फ्लक्स कैसे बनते हैं, फ्लक्स हम लोग फ्लक्स किसको बोलते हैं, या फिर फ्लक्स आपका जनरेट कैसे हो रहा है, वो सब चीजें आपकी जो मैग्नेटिक सर्किट में आती हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने जो डिस्कस कर रखा है इन केस ऑफ द नेटवर्क थ्योरी, या फिर अगर मैं जो बात करूं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। बट ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता दूंगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, डीसी स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो फॉर द ट्रांसफॉर्मर्स, देन वी विल गो फॉर द इंडक्शन एंड एट लास्ट वी विल गो विद द सिंक्रोनस मशीन्स। तो ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मशीन विद द मैग्नेटिक सर्किट। थोड़ा सा हम लोग जो बेसिक उसको जो पढ़ेंगे, देन वी विल गो फॉर द डीसी मशीन। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।